Hello and welcome to Mutual Fund Talk. My name is Naveen Soni and we are back with yet another episode and as you know it's the beginning of a new financial year. तो चलिए हम बात करते हैं हमारे आज एक्सपर्ट से इसी के बारे में. We have with us बलवंत जैन who is a tax and investment expert. बलवंत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में. नया साल शुरू हुआ है, उसके साथ साथ कुछ नए रूल्स भी लागू हो रहे हैं. सो LTCG को लेकर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेकर कई लोगों में कंफ्यूजन है, कई लोगों में कुछ आशंकाएं हैं. सो लेट्स जस्ट बिगिन आवर कॉन्वर्सेशन विद दैट. सबसे पहले तो ये है क्या? ऐसा है नवीन जी कि जो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है और जो इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स हैं जी, उस पे अगर आपने उनको एक साल तक रखा है और 12 महीने के बाद में अगर बेचते थे तो 31 मार्च तक वो जितना भी प्रॉफिट हो वो सेक्शन 1038 में पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होता था. अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो ये बजट लाया है उसमें उन्होंने ये कायदा है ना चेंज कर दिया है. अभी सेक्शन 112A आया है, उसके तहत ये जो पहले जो एग्जेम्प्ट हुआ करता था, जो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है और इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स की यूनिट्स है, वो अगर आप बेचेंगे लॉन्ग टर्म 12 महीना रखने के बाद में तो आपका पूरे साल में कुल मिला के अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल 1 लाख रुपए तक है तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है और 1 लाख रुपए के ऊपर जितना भी होगा उसके ऊपर आपको 10% का टैक्स भरना पड़ेगा. ये नया रूल आ गया. ये नया रूल आ गया. मतलब जो पहले पूरी तरह से एग्जेम्प्ट था, अभी उस पर 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 10% का टैक्स भरना पड़ेगा. परंतु अगर आप किसी का भी हर एक टैक्स पेयर, मतलब अगर आपके फैमिली में 4 मेंबर है तो अगर आपके चारों मेंबर में इंक्लूडिंग जो HUF है उसमें अगर आप 1-1 लाख रुपए तक का इन एसेट का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक करते हैं तो कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा. उसके ऊपर जितना भी होगा उस पर आपका 10% का टैक्स लायबिलिटी है. चलिए, ये आपने एक बहुत इंट्रिकेसी वाली बात बताई है कि अगर HUF के तहत आप फाइल कर रहे हैं, उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा समराइज करके लेट मी जस्ट टेल आवर व्यूअर्स एंड आल्सो रिमाइंड दैट यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन द फेसबुक सेक्शन ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल म्यूचुअल फंड पेज एंड देयर इफ यू पोस्ट योर क्वेश्चन, हम आपके क्वेश्चन पूछेंगे बलवंत जी से. तो अभी तक उन्होंने जो बताया कि 1 साल तक अगर आपके पास म्यूचुअल फंड्स थे इक्विटी के या फिर शेयर्स, उनको अगर आप बेचते थे तो कोई टैक्स नहीं लगता था 1 साल के बाद. लेकिन अब 1 लाख तक तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 1 लाख के ऊपर अगर आपका प्रॉफिट होता है तो उसके ऊपर 10% के रेट से टैक्स लगेगा. आपने बताया कि ये जो HUF है आप अपनी फैमिली में डिवाइड कर सकते हैं इस 1 लाख रुपए को 4 मेंबर्स तक या जो भी मेंबर्स हैं, लेकिन उनकी रिटर्न फिर कैसे फाइल होगी? एज HUF फाइल होनी चाहिए, उनकी इंडिविजुअल रिटर्न्स का फिर क्या होगा? देखिए नवीन जी, मैं बताना चाहूंगा कि HUF है वो अलग से टैक्स एंटिटी है. मतलब आपका HUF का अलग से इनकम टैक्स का रिटर्न जाता है और HUF की जो असेट्स है, HUF की प्रॉपर्टीज वो मेंबर से अलग होती है. अब जैसे आपके घर में आपकी वाइफ और आपके 2 मेजर बच्चे हैं और आपकी अगर HUF है तो आपके कुल मिला के 5 रिटर्न जाएंगे. तो अगर पांचों में अगर आप इन्वेस्टमेंट किया है ये 2 असेट क्लास में तो आप पांचों में 1-1 लाख रुपए तक का जो LTCG है, जो इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है और इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम पे क्लेम कर सकता है. एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो इक्विटी शेयर्स का जो 1 लाख तक का एग्जम्पशन और 10% का टैक्स है वो लागू तभी होगा जब आपने परचेज के समय और सेल के समय उसमें STT का पेमेंट किया है. और म्यूचुअल फंड के केस में आप जब रिडीम करते हैं तब म्यूचुअल फंड हाउस को इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम पे STT जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोलते हैं वो कलेक्ट करना पड़ता है. अगर आपने ऑफ मार्केट डील किया है तो फिर ये उसमें नहीं आएगा, फिर वो दूसरे कैपिटल गेन की तरह ट्रीट किया जाएगा. आपने बताया कि HUF में इसको ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने अपने इंडिविजुअल नाम से म्यूचुअल फंड के यूनिट्स ले रखे हैं तो तब क्या होगा? तब भी वो उसमें एप्लीकेबल होगा? नहीं, मैंने जैसे बताया ना कि अगर आपके 5 मेंबर है, पांचों की अकाउंटिंग अलग होगी, पांचों के इन्वेस्टमेंट अलग होंगे, तो अगर इंडिविजुअल ने अपने नाम से लिया है तो वो उसको खुद को 1 लाख रुपए का एग्जेम्पशन मिलेगा और उसके ऊपर उसको 10% भरना पड़ेगा. परंतु जैसे अगर आपके HUF की भी अपनी अलग कैपिटल है और अगर HUF इन्वेस्ट करती है पैसा तो HUF भी 1 लाख रुपए तक का एग्जेम्पशन ले सकती है. मेरे कहने का मतलब है कि जितनी आपकी इनकम टैक्स की फाइल है आपके वहां पे, आप अपने इन्वेस्टमेंट उस मतलब ढंग से डिवाइड कर सकते हैं, जिससे जो 1 लाख की जो एग्जम्पशन है, बेसिक एग्जम्पशन है, वो आप हर एक की फाइल में आप क्लेम कर सकते हैं. जी,
अब ये बताइए कि कैलकुलेशन कैसे होगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, क्योंकि इसमें एक गवर्नमेंट ने डेट भी बताई थी, तो अगर हम थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स लेकर बात करें, कैसे इसकी कैलकुलेशन होगी? देखिए, मैं बताता हूं कि जैसे गवर्नमेंट हमेशा से कहती है, गवर्नमेंट हमेशा से कहती आ रही है कि हम कोई भी कायदा रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लाएंगे। तो गवर्नमेंट ने एक मतलब ग्रैंडफादरिंग प्रोविजन लाया है कि जो 31 जनवरी तक जितना भी आपका प्रॉफिट हो गया है वो आपका लॉक हो गया, मतलब उसके बाद में जितना प्रॉफिट होगा उस पर आपको टैक्स लगेगा। परंतु अगर किसी ने 31 मार्च के पहले कुछ बेच दिया है और उस पर 31 जनवरी से ज्यादा रियलाइजेशन हुआ है, जैसे आईडीबीआई बैंक के शेयर से उसकी प्राइस ज्यादा थी, तो आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। ये टैक्स के जो टैक्स लगने के प्रोविजन है वो 1 अप्रैल के बाद में लागू हुआ है। तो जो कॉस्ट के लिए आपको 31 जनवरी का अगर शेयर से लिस्टेड तो उनका जो लिस्टेड प्राइस है वो पकड़ना पड़ेगा, और अगर म्यूचुअल फंड की यूनिट्स है तो उसका एनएवी पकड़ना पड़ेगा। जी, चलिए अपने व्यूअर्स को याद दिला दें कि अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं इस बारे में तो हमारे फेसबुक लाइव के कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल लिख सकते हैं, दैट विल आस्क टू आवर एक्सपर्ट। अब लेट्स टेक सम मोर इलस्ट्रेशंस कि कहीं किसी केस में प्राइस कम हो सकता है, किसी केस में प्राइस ज्यादा हो सकता है। तो अगर किसी ने 31 जनवरी से पहले की कोई एक्विजिशन है, पहले तो उसमें कैसे कैलकुलेट होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ऐसा है नवीन जी कि 31 जनवरी को जो प्राइस है या 31 जनवरी तक है एप्रिसिएशन है वो लॉक हो गया है। तो आप वर्किंग कैसे करेंगे? पहले आपको कंपेयर करना है आपकी जो सेल प्राइस है। मान लीजिए 100 रुपए में आपने खरीदा, हाँ, 31 जनवरी से पहले, तो उसके बाद से अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि 200 रुपए हो गया, या फिर आज की डेट में उसका एक प्राइस एज्यूम कर लें, तो उससे अगर हम थोड़ा कैलकुलेट करके बताएं तो शायद थोड़ा इजी हो जाएगा। हाँ, मैं जैसे बताता हूँ, जैसे आपने 100 रुपए में खरीदा है, 31 जनवरी को 200 रुपया रेट हो गया और 300 रुपए में आप बेच रहे हैं, तो 31 जनवरी का जो प्राइस कॉस्ट था वो 200 रुपया था, तो वो आपकी लागत मानी जाएगी। मतलब जो ओरिजिनल लागत जो है अगर वो ज्यादा है, कम है आपकी फेयर मार्केट वैल्यू से, तो आपको जो 31 जनवरी को जो प्राइस है या जो एनएवी है वो आपकी कॉस्ट मानी जाएगी। तो जैसे 100, 200 और 300 में आप बेच रहे हैं और 31 जनवरी को 200 रुपए की प्राइस थी, तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 100 रुपए पे ही आएगी। तो जो आपने खरीदा है और जो 31 जनवरी को प्राइस है उसके ऊपर जितना भी बीच में जो एप्रिसिएशन हो गया है वो आपके हाथ में टैक्स फ्री आ गया आज भी। जी, अब मानते हैं कि 200 रुपए में खरीदा, 31 जनवरी को 100 रुपए का प्राइस हो गया और उसके बाद आपने मान लीजिए कि 150 रुपए में बेचा, तो फिर उस केस में क्या होगा? अब तो इसके लिए ऐसा है कि पहले आपको कंपेयर करना है जो 31 जनवरी को जो प्राइस है और जो आज आप बेच रहे हैं उसमें से कम क्या है, और उसको आपको आपकी कॉस्ट से कंपेयर करना है कि अगर उन दोनों में से हायर कौन सा। पहले आप कंपेयर करेंगे आपकी 31 जनवरी की प्राइस और आज जो मार्केट प्राइस है उसमें जो दोनों में जो कम है जी, और उसको फिर कंपेयर करें प्राइस से। अगर आपकी कॉस्ट प्राइस उससे ज्यादा है, इन दोनों में से कम पकड़ो और कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, जैसे आपने 300 में खरीदा, 200 रुपए प्राइस है आपकी 31 जनवरी को और 100 रुपए में बेच रहे हैं, तो आपको 200 रुपए का लॉस मिलेगा क्योंकि आपकी कॉस्ट ज्यादा है उससे। और अगर हम एक जो बात कर रहे थे कि मान लीजिए 200 रुपए में खरीदा, 150 रुपया आपका आज का प्राइस है और 100 रुपये 31 जनवरी का प्राइस है, तो उस केस में क्योंकि अगर आप देखें फेयर प्राइस जो एज्यूम किया गया 31 जनवरी वाला जो कि 150 रुपये है और अभी आप 100 रुपये में बेच रहे हैं, तो उसका कंपैरिजन किससे होगा? मैंने जैसे बताया ना, पहले आपको आपकी फेयर मार्केट प्राइस और उस जो आज बेच रहे हैं उसका कंपेयर, तो 150 और 200 हो गया, 150 और 200, तो जो इसमें लोअर कौन सा है? 150 रुपया है जी, बरोबर है। और आपकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट 300 है, तो वो हायर है, तो आपकी कॉस्ट है वो 300 गिनी जाएगी। और आज जैसे आप 150 में बेच रहे हैं तो आपका 150 का नुकसान हो गया, तो लॉस हो जी। तो आपको उसमें कोई भी टैक्स नहीं भरना, टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। और जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आप वो जो लॉस है आप दूसरे कोई भी गेन, कैपिटल गेन के सामने एडजस्ट कर पाएंगे क्योंकि इसको टैक्सेबल बना दिया। पहले जो सेक्शन 1038 में जो एग्जेम्पशन होता था, तो गवर्नमेंट का कहना था, डिपार्टमेंट का कहना था कि चूंकि प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है तो उस पर जो लॉस होता है वो भी एक तरह से एग्जेम्प्ट हो गया, तो वो आप लॉस आप किसी के सामने एडजस्ट नहीं कर पाते थे। परंतु चूंकि ये
टैक्सेबल है, आपको 10% का टैक्स लगाया है। तो अगर ये जो मैंने जैसे कैलकुलेशन बताया, इस कैलकुलेशन में अगर आपका नेट रिजल्ट लॉस आता है और आपका दूसरा कोई भी कैपिटल गेन है, जैसे आपने बॉन्ड वगैरह खरीदे हैं या डेट की यूनिट वगैरह खरीदी है, उस पर अगर आपको प्रॉफिट होता है तो वो ये लॉस आप उसके सामने एडजस्ट कर पाएंगे। अब जो लोग एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए क्या, क्योंकि उनकी तो इन्वेस्टमेंट लगातार होती रहती है म्यूचुअल फंड्स में खास तौर से, तो उनके लिए क्या इंप्लीकेशन होगी और उन्हें क्या समझना जरूरी है? देखिए ऐसा है कि एसआईपी में हर एक एसआईपी है वो अपने आप में एक अलग इन्वेस्टमेंट है, यूनिक इन्वेस्टमेंट है। तो जितना भी इन्वेस्टमेंट, जितनी यूनिट आपके पास 31 जनवरी को थी उतनी आपकी कॉस्ट हो गई। उस दिन जो एनएवी तो वो आपकी कॉस्ट पकड़ लो, मतलब इसके लिए आपको अलग से हर एक एसआईपी की कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं है। तो जो कंसोलिडेटेड आपका अमाउंट है वो आपकी कॉस्ट जो उसकी उस दिन एनएवी जितनी है, और ऐसे ये बहुत कम चांस है कि आपकी 31 जनवरी के पहले अगर कुछ खरीदा है और वो लॉन्ग टर्म हो गया है और आपका उसमें कोई कॉस्ट से कम एनएवी हो रही हो, तो क्योंकि मार्केट बढ़ा ही है, कम से कम 29 जनवरी तक तो लगातार बढ़ रहा था, तो 29 जनवरी को एनएवी आपकी कॉस्ट से ज्यादा ही होगी। तो जो जिन लोगों ने एसआईपी की है उनके लिए कोई इंडिविजुअल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपकी जितनी होल्डिंग 31 जनवरी को थी उस पे 31 जनवरी का एनएवी अप्लाई कर दीजिए, वो आपकी कॉस्ट हो गई। और अगर आप प्रॉफिट में बेचते हैं और अगर 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट होता कुल मिला के, तो आपको एक्सेस पर 10% टैक्स भरना पड़ेगा जी। और ये भी बात होती है कि अगर आपका म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड है या बैलेंस फंड है या डेट फंड है तो किस पर क्या इम्प्लीकेशन होगा, उसमें भी थोड़ा सा कई लोग और समझना चाहते हैं, जिस तरह के हम यहाँ पर क्वेश्चंस देख रहे हैं। हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स की डेफिनेशन दी है नए सेक्शन में, उसमें 2 भाग है। एक तो है कि आप कोई भी स्कीम जो है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं उसका मंथली एवरेज का सालाना एवरेज अगर इक्विटी जो इंडियन इक्विटी में कम से कम 65% है तो वो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम गिनी जाएगी। इसके अलावा ईटीएफ भी जो है कि जो अगर आप कोई ईटीएफ में दूसरी ईटीएफ में इन्वेस्ट करती है, जैसे फंड ऑफ फंड्स बोलते हो उसको, और वो फंड वापस कोई इंडियन इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, तो ये रिक्वायरमेंट है कि जो फंड है उसका कम से कम 90% इन्वेस्टमेंट है वो ईटीएफ में होना चाहिए, और जो ईटीएफ है बेस ईटीएफ उसका भी जो 90% जो इन्वेस्टेबल फंड्स है उसका इन्वेस्टमेंट इंडियन इक्विटी में होना चाहिए। अब जो बैलेंस फंड का आप पूछ रहे हैं, ये अगर आपकी बैलेंस फंड भी 2-3 प्रकार के होते हैं। एक जैसे आपके एग्रेसिव इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस फंड होते हैं जिसमें वो फंड हाउस इंश्योर करते हैं कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है कम से कम 65% जो है इक्विटी में हो, जिससे वो इक्विटी ओरिएंटेड की डेफिनेशन में आ जाए और उनको जो कंसेशनल रेट है अभी पहले जैसे एग्जम्पशन थी तो उसका फायदा मिल जाएगा। अगर आपकी जैसे हाइब्रिड फंड है जिसमें डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड है जिसमें आपका इक्विटी का कंपोनेंट 10% से लेके 25% तक होता है, तो हालांकि उसमें आपका इक्विटी का कंपोनेंट है पर वो पूरी की पूरी स्कीम टैक्स पर्पज के लिए डेट स्कीम गिनी जाएगी। और उसमें जो होल्डिंग रिक्वायरमेंट है नवीन जी वो 36 मंथ्स है। उस पर आपको 36 मंथ्स के बाद में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा और इंडेक्सेशन के बाद में आपको 20% का टैक्स लगेगा। अगर वो स्कीम आपकी लिस्टेड है तो आपके पास में ऑप्शन है कि आप 10% बिना इंडेक्सेशन के 10% का टैक्स भर सकते हैं। एक बात और मैं बताना चाहूंगा नवीन जी कि ये जो इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स की जो नई टैक्सेशन की स्कीम आई है उसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब ये जो 10% का टैक्स है वो बिना इंडेक्सेशन के है, और अगर आपका शॉर्ट टर्म गेन होता है तो उस पर आपको 15% की टैक्स लायबिलिटी है, फ्लैट रेट है जी। तो क्या ये कहा जा सकता है कि डेट म्यूचुअल फंड या डेट ओरिएंटेड फंड्स जो हैं वो अब थोड़े ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं, लेकिन क्योंकि उनमें एक 3 साल का आपके पास लॉक इन है या जो आप पीरियड बता रहे हैं तो उसकी वजह से इतने अट्रैक्टिव नहीं होंगे? आप क्या कहेंगे, कमेंट क्या है आपका? ये देखिए ऐसा है नवीन जी की मिठाई अच्छी है या नमकीन अच्छा है ये आप नहीं बता सकते। मतलब आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आपका जो असेट है वो असेट एलोकेशन आपका रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, आपका गोल है, गोल की प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आप डेट फंड में पैसा डालें या इक्विटी फंड में पैसा डालें, आपको दोनों पर अपनी जरूरत के हिसाब से डालना चाहिए।
और जहां तक प्रश्न है एट्रैक्टिव, अभी जैसे डेट फंड में आपका जो रिटर्न है 8% 9% के आसपास आता है। इक्विटी स्कीम में जैसे आप सेंसेक्स को ही लीजिए, 79 में इसका 100 बेस था, आज 33,000 अगर गिनते हैं तो पिछले 38-39 साल में CAGR 16% का रिटर्न आया है। 16% में से अगर आप 10% में तो फ्लैट गिनता हूं, 1 लाख का एग्जम्पशन भी नहीं पकड़ता हूं, तो भी 14.4% रिटर्न आता है। तो वो आपका बेहतर ही है किसी भी टाइम आपकी डेट स्कीम से। परंतु ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना सब पैसा इक्विटी में ही डाल देवें। आपको अपना जो असेट है उसको रैशनली अपने गोल के हिसाब से अलोकेट करना पड़ेगा। परंतु अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग गया है, इसके लिए वहां से दूर भागना चाहते हैं, तो मेरी राय रहेगी आप ये डिसीजन नहीं लीजिएगा। अब इक्विटी स्कीम्स में बने रहिए और लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट होगा। और अगर आप लंबे समय तक बने रहते हैं तो इफेक्टिवली जो 10% की टैक्स का जो इम्पैक्ट है एन्युअली है वो बहुत कम आता है। क्योंकि अगर आप 10-15 साल बाद में बेचते हैं और उस समय अगर आपको 10% टैक्स लगता है, तो अगर आप जो एनुअल CAGR कैलकुलेशन करेंगे तो उस पर 10% इम्पैक्ट नहीं होगा, इम्पैक्ट कम होगा। क्योंकि आपको टैक्स तो 10वें साल या 15वें साल में भरना पड़ा है और वो जो पैसा आपका इन्वेस्टेड रहा उस पर आपने 16% के हिसाब से एवरेज कमाया ही है। और हो सकता है कि बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हट भी जाए। हाँ, कह नहीं सकते साहब, कह नहीं सकते, ये गवर्नमेंट अनप्रेडिक्टेबल है। तो चलिए, लेकिन ये बात काफी पते की है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन और आपका जो इन्वेस्टमेंट का पर्पस है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करके बने रहने का है, क्योंकि आपका गोल है कुछ और वो गोल दूर है, तो बेवजह इसलिए क्योंकि आपको एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग रहा है आप उसमें से निकल जाएं, ये आपको नहीं करना है। आपको इन्वेस्टेड रहना है, ऐसा कहना है हमारे एक्सपर्ट का। एक सवाल ले लेते हैं, चलिए व्यूअर का। कामिनी पटेल का सवाल है, इफ वी इन्वेस्ट 5,000 rupees per month in SIP for 10 years, then how will be the tax calculated if I redeem units after 10 years on yearly basis? मैंने जैसे बताया ना कि आपका जो SIP का जो इन्वेस्टमेंट है, हर एक SIP की अमाउंट है वो सेपरेट इन्वेस्टमेंट गिना जाएगा। जैसे आपने एक महीने में 5,000 की पहले महीने में SIP की है, उसमें सपोज आपने 100 यूनिट कोई पर्टिकुलर रेट से आपको अलॉट हुई है, तो जब कैपिटल गेन कंपटीशन करेंगे तो आपकी जितनी SIP हुई है और SIP के सामने जो रेस्पेक्टिव आपकी यूनिट्स अलॉट हुई है और उसके सामने आज उसकी क्या मार्केट प्राइस है और इंडिविजुअली आपका कितना प्रॉफिट होता है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। परंतु चूंकि आपको 12 महीने का होल्डिंग पीरियड है और अगर 12 महीने बाद में अगर आप रिडीम कर रहे हैं तो आपको तो एग्रीगेट कॉस्ट गिननी है। आपकी एग्रीगेट कॉस्ट कितनी हो गई, चूंकि इंडेक्सेशन का प्रोविजन नहीं है तो आपको कोई इंडेक्सेशन करना नहीं, तो आपका 10 साल बाद में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको कैलकुलेट देख लीजिए, उसके सामने आपको कितना पैसा आता है वो देख लीजिए और जो बैलेंस है वो आपका टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, उस पर से आप 1 लाख रुपया घटा दीजिए। जी, अब कुछ ऐसी दूसरी इससे जुड़ी हुई या फिर ऐसी स्कीम्स हैं जैसे गोल्ड ETF है, उनके ऊपर क्या इम्प्लीकेशन होगा? इसमें कुछ प्रोविजन किया गया? नहीं, देखिए नवीन जी, ऐसा है कि गोल्ड ETF और जो डेट फंड है वो दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। मतलब जैसे जो कुल मिला के कैपिटल असेट है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड की है। मतलब जो जनरल कैटेगरी वो 36 महीना है, लिस्टेड शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम से उसकी होल्डिंग पीरियड 12 महीना है। जो ELSS हो गई, पहले आपने जो कैटेगरी बोली, जो इक्विटी हो रही है वो हो गई। दूसरे आपके जैसे दूसरे शेयर्स वगैरह है या लैंड एंड बिल्डिंग है उसके लिए 24 महीना है और बाकी जो रेसिडुअल कैटेगरी हो गई। तो ये जो डेट फंड है और जो गोल्ड ETF वगैरह है वो रेसिडुअल कैटेगरी में आते हैं, तो उनका जो होल्डिंग पीरियड का रिक्वायरमेंट है वो 36 महीना है। मतलब अगर 36 महीना आप रखेंगे तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। और चूंकि ये गोल्ड ETF तो लिस्टेड ही रहती है तो उस पर आपके पास ऑप्शन है कि आप बिना इंडेक्सेशन के 10% टैक्स भरना चाहते हैं या इंडेक्सेशन करने के बाद में 20% टैक्स भरना चाहते हैं। ओके। इसके अलावा कुछ दूसरे सेक्शंस हैं जो कि हम आमतौर पर टैक्स सेविंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ATC है, ATD है या फिर ATG है। कुछ लोग यूलिप्स में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग ELSS में इन्वेस्ट करते हैं या फिर इक्विटी से जुड़े हुए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो उनके लिए टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा? अब देखिए, ऐसा है कि ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है सेक्शन 112A का,
में टैक्स लाइबिलिटी आपकी डिटरमाइन हो जाती है, या आपकी जो टोटल इनकम है, ग्रॉस टोटल इनकम में ये ऐड होता है। उसके सामने जैसे आपकी जो दूसरी नॉर्मल इनकम है, जैसे सैलरी इनकम है या आपकी बिजनेस इनकम है, उसके सामने आप चैप्टर 6A के डिडक्शंस है। जैसे जो जनरली जो सैलरी लोग हैं वो 80C ही समझते हैं, बाकी सेक्शन समझते नहीं है। तो जैसे नवीन जी ने बताया, जो 80C के इन्वेस्टमेंट्स के सेक्शन है, 80D आपका मेडिक्लेम का है, 80CCD जो NPS का है, 80G डोनेशन का है। तो अगर आपका इस प्रकार का कोई इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स का कोई कैपिटल गेन है, तो उसके सामने आप ये जो चैप्टर 6A के डिडक्शंस हैं वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर आपकी सिर्फ साल में और कोई इनकम नहीं है और सिर्फ आपकी ये इस प्रकार के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और अगर आपने PPF वगैरह में पैसा डाला है, NPS वगैरह में डाला है, मेडिक्लेम वगैरह लिया है, तो उसके लिए जो पैसा खर्च किया उसके ऊपर आप ये जो रिड्यूस नहीं कर पाएंगे इस इनकम। आपकी जो दूसरी इनकम है, सैलरी इनकम या जो बिजनेस इनकम है, उसके सामने ही चैप्टर 6A के आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो उसके लिए रेगुलर इनकम होना जरूरी है। अगर सिर्फ यही इन्वेस्टमेंट है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में है, तो फिर आप क्लेम नहीं कर सकते। तो क्लेम नहीं कर पाएंगे, बराबर। इसके अलावा अगर 87 सेक्शन की जो रिबेट्स हैं उनकी बात करें तो वहां पर क्या स्थिति होगी? पहले मैं नवीन जी बताना चाहूंगा, कई लोगों को वो सेक्शन नहीं मालूम है कि 87A क्या है। तो ऐसा जैसे फाइनेंस मिनिस्टर की मंशा रहती है कि टैक्स पेयर है वो बढ़ने चाहिए, पर वो अगर स्लैब बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, कई लोग जो टैक्स की नेट से बाहर चले जाते हैं। तो उन ऐसे लोगों को जो मार्जिनली टैक्सेबल इनकम के ऊपर आते हैं, तो सेक्शन 87A इंट्रोड्यूस किया गया था। उस पर समय समय पे चेंज होते रहे। अभी जो लेटेस्ट पोजीशन है उसके हिसाब से अगर किसी की इनकम 3.5 लाख रुपए तक है तो उनको उनकी जो टैक्स लाइबिलिटी होती है उस पर 2,500 रुपये तक का रिबेट मिलेगा। मतलब 2,500 रुपये तक की अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी आती है तो आपको कोई भी टैक्स भरने की लाइबिलिटी नहीं है, बशर्ते आपकी जो इनकम है वो 3.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो। परंतु अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की वजह से बन रही है तो आप ये 87A की जो रिबेट है वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो जैसे वो चैप्टर 6A के डिडक्शन है वो आप अदर इनकम के सामने ही क्लेम कर सकते हैं, उसी तरह से जो सेक्शन 87A की जो रिबेट है वो भी आप अदर इनकम के सामने ही कर पाएंगे। मतलब अगर आपकी प्योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम का है तो ये जो 2,500 का बेनिफिट है वो आप नहीं ले पाएंगे। पर ये बताना चाहूंगा कि ये जो बेनिफिट है वो सिर्फ उन लोगों के लिए अवेलेबल है जिनकी इनकम 3.5 लाख रुपए से कम है। अगर एक बार आपकी इनकम 3.5 लाख रुपए से कम हो गई तो फिर आपका ये जो एंटाइटलमेंट है 87A का वो आपके हाथ में से निकल जाता है। और अगर अदर इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो? हाँ, ये आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा नवीन जी। ऐसा है कि जैसे गवर्नमेंट की इच्छा है कि ये जो रिबेट वगैरह है 87A की या चैप्टर 6A की वो इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने उनको अलाउ नहीं करना है। परंतु अगर आपकी जो टोटल इनकम है, जो अदर इनकम जैसे आपकी सैलरी किया या जैसे बिजनेस इनकम बता रहा हूँ, वो अगर आपकी एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, जैसे अभी आज की तारीख में जनरल टैक्स पेयर्स के लिए एग्जेम्पशन के लिमिट 2.5 लाख रुपया है, आपकी बिजनेस इनकम 2 लाख रुपया है, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये और दूसरा 2 लाख रुपया है, तो 2 लाख में से पहले 1 लाख रुपया कम हो गया तो 1 लाख रुपया उधर टैक्स से बन गया, इधर आपकी 2 लाख रुपए की टोटल इनकम होती है। परंतु चूंकि आपका जो बेसिक एग्जेम्पशन में और आपकी जो अदर इनकम है उसमें 50,000 का डिफरेंस है, तो ये 50,000 रुपया जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल 1 लाख रुपया है, यू कैन रिड्यूस दैट 50,000 फ्रॉम दैट 1 लाख एंड यू विल हैव टू पे टैक्स ऑन बैलेंस 50,000। मीन्स आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो 50,000 पे सिर्फ 5,000 रुपये ही आएगी अगर आपकी 2 लाख की अदर इनकम है और 2 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल है।
चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आज काफी क्लैरिटी लोगों को मिली होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज शो में आकर हमसे बातचीत करने के लिए। अगर आपके कुछ और भी क्वेश्चंस हैं विच यू वांट टू आस्क, यू वांट सम मोर क्लैरिटी, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल फेसबुक पेज एंड वी विल सर्टनली रिस्पॉन्ड बैक टू यू एंड we'll also come back with more such shows. And as you know that on every first and third Friday of every month we present to you the implications on investments और कैसे investment करना है, ये सब बातें हम करते हैं. So we'll be back with another episode of Mutual Fund Talk very soon. Till then, this is Naveen Soni, your host, saying goodbye. Thank you very much for watching. Thank you.